अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ एक नई दिलचस्प कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। किसी जगह एक बादशाह था जो अपने रियाया को बहुत सताता रहता था। इसने आवाम को लूट लूट कर सोने चांदी और लाल जवाहर की इतनी दौलत बटोर ली थी कि अब इसके समझ में नहीं आता था कि इस दौलत का वो क्या करे। एक दिन इसने अपने मुल्क के बेहतरीन कारीगरों को जमा कर ये हुक्म दिया कि एक दियो हैकर दरख्त बनाओ, उसका तना हीरे का, शाखें लहर की और पत्तियाँ जौहर की और फल मोतियों के हो। उसकी पत्तियाँ इतनी घनी हो कि सूरज की एक किरण भी उसके बीच से गुजर न पाए। बादशाह की ये हिदायत सुनकर रियाया में खलबली मच गई। लोग कहने लगे कि जब तक ये दरख्त बनकर तैयार होगा, बादशाह शायद हमको लंगड़ा कर देगा और भूखों मार देगा। लेकिन बादशाह ने नाराज़गी जाहिर करने वाले को सख्त सज़ा दी। किसी की गर्दन कटवा दी तो किसी को ज़िंदान में डलवा दिया। इस तरह इसने लोगों की मुंह बंद कर दिए। 7 साल के अंदर वो दरख्त बनकर तैयार हो गया। बादशाह ने अपना पलंग इस दरख्त के नीचे रखवा दिया और रातों को वहीं सोने लगा। एक दिन सुबह को वो बेदार हुआ तो इसने अपने दाएं गाल पर सूरज की गर्मी महसूस की। इसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि दरख्त की सिमत के पत्तियों में से नीले आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा नज़र आ रहा है और उस छोटे से सुराग से सूरज की एक किरण उसके गाल पर पड़ रही है। बादशाह गरज उठा, अरे कोई चोर मेरे दरख्त की एक पत्ती चुरा कर ले गया है। जो कोई इस चोर को पकड़ कर लाएगा उसको मैं एड़ी से चोटी तक सोने से लाद दूंगा। बादशाह के दाएं हाथ के वज़ीर ने सलाह दी, बादशाह आलम, रात को दरख्त के इर्द गिर्द 40 पहरेदार खड़े कर दीजिएगा, वो चोर को ज़रूर पकड़ लेंगे। वज़ीर की ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। 40 हथियार वाले पहरेदार वहाँ पर खड़े हो गए, लेकिन आधे रात के पहर वो सब के सब खड़े के खड़े सो गए। सुबह बादशाह की जब आँख खुली तो उसने देखा कि दरख्त की पत्तियों के बीच जो छोटी सी खुली जगह थी वो बढ़कर दुगनी हो गई। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसके सर का एक एक बार सुई के मानिंद खड़ा हो गया। जल्लाद, इसने गला फाड़कर पुकारा। काले कपड़ों पर मरबूत 14 जल्लाद काले गधों की तरह आ मौजूद हुए और अपनी तलवारें नंगी करके एक आवाज़ में कड़क कर पूछा, किसकी मौत आई है? किसका सर तन से जुदा किया जाए? इन सबको कत्ल कर दो। बादशाह ने पहरेदार सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन दाएं हाथ के वज़ीर ने कहा, बादशाह आलम, अगर रोज़ 40 सिपाहियों की गर्दनें कटने लगी तो थोड़े ही दिनों में आपकी फ़ौज ख़त्म हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप इन सबको ज़िंदान में डलवा दें और दरख्त के आसपास दूसरे पहरेदार खड़ा कर दें। लिहाजा ऐसा ही किया गया। इन 40 पहरेदारों को ज़िंदान में डाल दिया गया। बादशाह के 3 जवान बेटे थे। सबसे बड़े बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाज़त दें तो आज रात मैं दरख्त के पास पहरा दूं। मैं चोर को ज़रूर पकड़ लूँगा। बादशाह राज़ी हो गया। रात शुरू हुई तो सबसे बड़ा शहज़ादा पहरा देने लगा। आधी रात तक तो वो दरख्त के पास खड़ा पहरा देता रहा, लेकिन फिर उसकी आंखें लग गई। सुबह को आंखें खोलते ही बादशाह ने देखा कि दरख्त की पत्तियों के बीच जो सुराख था वो कई गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसने फ़ौरन ही अपने बड़े बेटे को मौत की सज़ा सुना दी। अब बादशाह के मंझले बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अगर मैं दरख्त के पास पहरा दूं, अगर वो चोर को मैं ना पकड़ सका तो भाईजान के साथ मुझे भी कत्ल करवा दीजिएगा। लेकिन मंझले शहजादे को भी कामयाबी नसीब न हुई। आधी रात के बाद इस पर भी नींद गालिब आ गई। सुबह होते होते पत्तियों के बीच एक और खाली जगह बन गई जो कमोबेश खाली थाली जितनी बड़ी थी। मारे गुस्से के बादशाह की आंखें जैसे माथे पर चढ़ गई, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसके हलक में चर्बी का बड़ा सा टुकड़ा अटक गया हो। जल्लाद, बादशाह ने पुकारा, लेकिन इतने में सबसे छोटा शहजादा बोल उठा, अब्बा जान, आप इजाज़त दें तो तीर कमान लेकर मैं इस दरख्त की हिफाजत करूं। मैं चोर को तीर चलाकर मार डालूंगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी। अंधेरा छा गया तो छोटा शहजादा तीर कमान संवारे गौर से इधर उधर देखता दरख्त के पीछे पहरा देने लगा। आधी रात के वक्त उसे नींद आने लगी तो उसने छुरी से अपनी एक उंगली काटी
और उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल दिया और दर्द ने नींद को कोसों दूर भगा दिया। सुबह की लौ फटने से थोड़े से पहले अचानक एक अजीबोगरीब किस्म का परिंदा कहीं से उड़ कर आया और दरख्त पर बैठ गया। वो चोंच से लेकर पंजों तक सारी का सारा मुख्तलिफ किस्म के हीरे जवाहरात का था। दरख्त की एक टहनी पर बैठकर वो परिंदा इस तरह चहचहाने लगा कि ज़मीन और आसमान गूंज उठे। शहजादे का बिल्कुल जी नहीं चाहता था कि इस अजीम व आलीशान परिंदे को तीर मारे, लेकिन इसने जी कड़ा कर कर उस पर तीर चला ही दिया। उसके हाथ अलबत्ता काँप गए और तीर परिंदे को सिर्फ छूकर निकल गया। उसके बाजू का सिर्फ एक पर उछलकर नीचे गिर गया और परिंदा उड़ गया। सुबह को बादशाह बेदार हुआ तो छोटा शहजादा एक हाथ में तीर कमान संभाले और दूसरे हाथ में परिंदे का वो पर लिए उसके पास आया और बोला, ये लीजिए, ये उस परिंदे का पर है जो रात को हमारे दरख्त की पत्तियां तोड़कर ले जाया करता था। वो एक बुलबुल खुशनुमा थी, लेकिन मैं उसे मार न सका। उसका नगमा इतना शीरीं था कि मेरे हाथ लर्ज़ गए और मैं उसका सिर्फ एक पर ही गिरा सका। बादशाह ने वो पर हाथ में लेकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये एक पर उस सारी कीमत से भारी था जिसे बादशाह टैक्स के शक्ल में अपने सहारे मुल्क से 7 सालों में वसूल करता था। बादशाह बहुत खुश हुआ और जिंदान में पड़े हुए सिपाहियों और अपने दोनों बेटों को रिहा करने का हुक्म दिया और उसी दिन इसने सारे शहर में ये ऐलान करा दिया कि जो कोई इस परिंदे को पकड़ कर लाएगा वो मेरे साथ तख्त पर बैठेगा और मेरे साथ सारे मुल्क पर हुकूमत करेगा। लेकिन अगर कोई परिंदे को ना पकड़ सका तो मैं सारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। बादशाह के बड़े और मंझले बेटों ने अपने हाथ सीनों पर रखकर झुककर सलाम किया और बोले, अब्बा जान, इजाज़त दीजिए ये काम हम अंजाम दें। बादशाह राज़ी हो गया। दोनों शहजादों ने ताजिरों जैसे कपड़े पहन लिए और घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकल गए। 3 दिन गुजर गए। सबसे छोटे शहजादे को ये ख्याल आया कि मेरे दोनों भाई को इस परिंदे को पकड़ने से रहें और मुमकिन है कि अब्बा जान गुस्से में सचमुच इस सारे शहर को जलाकर राख कर दे। मुझे भी चलना चाहिए। ये सोचकर वो अपने बाप के पास गया और बोला, अब्बा जान, मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपकी खिदमत करूं। मैं बहुत चाहता हूं कि इस जादू के परिंदे को पकड़ कर लाऊं। मैं तो चला ही जाऊंगा, चाहे आप इजाज़त दें या ना दें। बादशाह बिल्कुल नहीं चाहता था कि छोटा शहजादा भी चला जाए, मगर वह अपनी बात पर अड़ा रहा तो मजबूर होकर बादशाह को हाँ करना पड़ा। छोटा शहजादा सफ़र पर निकला और अपने घोड़ों को इस तरह दौड़ाते हुए 1 हफ्ते पे अपने भाइयों को जा मिला। अब तीनों एक साथ चलने लगे। चलते चलते वो एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर से 3 तरह रास्ते जाते थे। जहाँ से ये तीनों रास्ते शुरू होते थे वहाँ एक एक पत्थर पड़ा हुआ था। इनमें से एक पत्थर पर लिखा हुआ था कि जो इस रास्ते पर जाएगा वो ज़रूर लौट कर आएगा, और दूसरे पर लिखा था कि जो इस रास्ते पर चलेगा उसे ख़तरात का सामना करना पड़ेगा, और तीसरे पर यह लिखा था कि जो इस रास्ते पर चलेगा वो लौट कर नहीं आएगा। बड़े भाई ने पहला रास्ता इख्तियार किया, मंझला भाई दूसरा रास्ते पर चला और सबसे छोटे भाई के लिए सिर्फ तीसरा ही रास्ता रह गया था, जिसके पत्थर पर यह लिखा था कि जो इस रास्ते पर चलेगा वो लौटकर नहीं आएगा। थोड़ी दूर चलकर मंझले भाई को डर लगने लगा। वो अपना रास्ता छोड़कर बड़े भाई से जा मिला। ये दोनों चलते चलते एक अजनबी शहर में पहुँचे। घोड़ों से उतरे, एक दुकान से एक एक प्याला दही लिया और धूप में बैठकर खाने लगे। जब वो खा चुके तो वहीं बैठे बैठे एक दूसरे के बालों में कंघी करने लगे। बिल्कुल सामने बादशाह का महल था। शहजादी अपने कमरे से निकलकर ऊपर के बरामदे में आई तो उसकी नज़र इन दोनों भाइयों पर पड़ी। उसने सोचा कि ये कितने बदतमीज़ हैं कि मेरे सामने बालों में कंघी कर रहे हैं। वो एक सेब खा रही थी। जल जलाकर उसने वो सेब इनके ऊपर फेंक दिया। सेब ठीक निशाने पर बैठा, यानी बड़े भाई के ठीक सर पर आ लगा। इसने सर उठाकर देखा तो सामने बालाखाने में एक हसीन लड़की दिखाई दी। इसने सोचा कि ऐसा लगता है कि इस हसीना को मुझसे मोहब्बत हो गई है।
ये सोचकर वो अपने छोटे भाई के साथ अपनी जगह पर डटा रहा। शाम को शहजादी की एक कनीज इनके पास आकर सख्त लहजे में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, चले क्यों नहीं जाते? बड़े भाई ने जवाब दिया, शहजादी को शायद मुझसे मोहब्बत हो गई है, यहाँ तक कि उसने मेरे लिए सेब का एक टुकड़ा फेंका। मुझसे हंसी, बोली, भला मैं अब कैसे चला जाऊँ? जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो शहजादी गुस्से में आकर तुम लोगों की गर्दन कटवा देगी। दोनों भाई घबराकर जल्दी से वहाँ से खिसक गए। वो दोनों उसी शहर में रहने लगे, मगर उन्हें कोई काम करना नहीं आता था। उनके पास जो कुछ था उसे उन्होंने कुछ दिन में खा पी कर ख़त्म कर दिया। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि वो रातों में सड़क पर सोने लगे और जब वो लाचार होकर नौकरों की चाकरी करने लगे। बड़ा भाई एक चाय खाने में नौकर हो गया। उसका काम ग्राहकों को चाय, खाना वगैरह लाकर देना था। मंझला भाई चूल्हे की लकड़ियाँ डालने का काम करने लगा और दूसरी तरफ छोटा भाई दिन रात बराबर चलता रहा। दरियाओं को पार करता, झीलों को पीछे छोड़ता, सहराओं से गुजरता और पहाड़ों को पार करता हुआ बराबर आगे बढ़ता रहा। उसके पास जो खाना था वो भी ख़त्म हो गया, सिर्फ एक सूखी रोटी बाकी रह गई। वो चलते चलते बिलाखिर एक चश्मे तक पहुंचा, जिसके किनारे एक बहुत बड़ा चिनार का दरख्त था। इसने घोड़े से उतरकर उस पर चिनार के तने पर बांध दिया। थैले पर जो सूखी रोटी पड़ी थी उसे निकाला और चश्मे के पानी में भिगोकर खाने ही वाला था कि एकदम दूर से गर्द व गुब्बार की एक बादल छाने लगी। गौर से देखने पर पता चला कि एक बहुत ही बड़ा लंगूर सर पर दौड़ा हुआ उसके पास आ रहा है। वो ये देखकर शहजादा डर गया और रोटी वहीं छोड़कर दरख्त पर चढ़ गया। लंगूर दौड़ता हुआ आया और रोटी पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसे खा गया। फिर अपना मुंह पोंछा और नजरें उठाकर इंसानों की बोली में शहजादे से कहा, नीचे उतर आओ। शहजादे ने समझा कि रोटी से इसका पेट नहीं भरा, शायद अब ये मुझे भी खा जाना चाहता है। ये सोचकर वो और ऊपर चढ़ गया। लंगूर भी नीचे की एक शाख पर चढ़ गया और शहजादे से मुखातिब होकर बोला कि ए आदमजाद, नीचे उतर आओ। यहाँ आदमी चले तो पाँव चले, परिंदा उड़े तो पर चले, ऐसी जगह तुम कैसे आ गए? शहजादा दरख्त से नीचे उतर आया और सारा किस्सा लंगूर को सुना दिया। आखिर में इसने बहुत उदास होकर कहा कि अगर मैं इस बुलबुले खुशनुमा को ढूंढ ना पाया तो मेरे बाबा सारे शहर को जलाकर राख कर देंगे। लंगूर बोला, कहते हैं जिसने तुम्हें एक बार रोटी खिलाई हो उसको 40 बार शुक्र सलाम करो। मैंने तुम्हारी रोटी खाकर ना खाई होती तो अच्छा होता, लेकिन अब तो मैं खा चुका हूँ तो तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना ही होगा, तो तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना ही पड़ेगा। चलो अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। किस्मत ने साथ दिया तो हम दोनों उस परिंदों को ज़रूर ढूंढ लेंगे और शहर को तबाह होने से बचा लेंगे। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते वो एक बाग तक पहुँचे जो एक ऊंची दीवार से घेरा हुआ था। दोनों घोड़े से उतरे। लंगूर ने शहजादे से कहा, मैं इस दीवार के नीचे एक सुरंग खोद दूंगा, तुम 5 दिन तक मेरा इंतज़ार करना। अगर मैं इस मुद्दत में ना लौटा तो तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाना। ये कहकर लंगूर सुरंग खोदने लगा। 5 दिन गुजर गए। 6ठे दिन लंगूर वापस आ गया और इसने शहजादे से कहा, मैंने इस पिंजरे के नीचे तक सुरंग खोद दी है जिसमें 7 पर्दों के अंदर वही बुलबुले खुशनुमा बंद है। तुम सुरंग के इस सिरे तक पहुंचकर पहरेदारी के सोने का इंतज़ार करना। जब वो सो जाए तो तुम पिंजरे को उठाकर वापस चले आना, मगर देखो पिंजरे पर पड़े हुए पर्दों को ना उठाना। शहजादे ने लंगूर की बातें खूब अच्छी तरह जहन नशीन कर ली और ज़मीन उस रास्ते से चल पड़ा। मंजिल पर पहुंचकर वो पहरेदारी के सोने का इंतज़ार करने लगा। जब सारे पहरेदार सो गए तो वो उनके पास से गुजरकर पिंजरे तक पहुंचा और उसको उठा लिया। अचानक उसने सोचा कि पिंजरे के अंदर कहीं दूसरा परिंदा ना हो। ये ख्याल आते ही लंगूर की नसीहत भूलकर वो पिंजरे का पर्दा उठाने लगा। सबसे ऊपर का पर्दा थोड़ा सा ही उठाया था तो अचानक बुलबुले खुशनुमा इतनी तेज़ से चुलचहा उठाई कि वो बुत बनकर खड़ा रह गया
اور پنجرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پہرےدار جاگ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو پکڑ لیا اور لے جا کر بادشاہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے فوراً جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک کاٹ ڈالو، لیکن بادشاہ کے وزیر نے یہ کہا کہ بادشاہ عالم، آپ اس نوجوان کو سزا دینے میں جلد نہ کیجیے، آئیے پہلے اس سے یہ پوچھ لے کہ آخر اسے اس پرندے کی کیا ضرورت تھی۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ شہزادے نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا، اگر ہم نے ایک پرندے کی خاطر اس بہادر نوجوان کو قتل کر دیا تو دنیا میں ہماری رسوائی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے کوئی مشکل کام بتا دیں۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے شہزادے سے کہا، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے تم اس طرف چلے جاؤ۔ گھوڑے پر 9 مہینے چلنے کے بعد تمہیں ایک شہر ملے گا۔ اس شہر کے بادشاہ کی بیٹی سونے کی ایک صندوق میں سوتی ہے۔ تم اس لڑکی کو لا کر مجھے دو گے، میں تمہیں یہ بلبل خوشنما دے دوں گا۔ شہزادہ لنگور کے پاس لوٹ آیا اور تمام باتیں بتا دی۔ وہ دونوں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ 9 مہینے برابر چلتے رہے، پھر آخر ایک شہر کے نزدیک پہنچے۔ وہ شہر کے باہر ایک میدان میں رکے اور لنگور شہر کھودنے لگا۔ 9 دن اور لنگور سرنگ کھودنے لگا اور بالآخر ایک شہر کے نزدیک پہنچے۔ وہ شہر کے باہر ایک میدان میں رکے اور لنگور سرنگ کھودنے لگا۔ 9 دن اور 9 راتوں کے بعد وہ اپنا کام مکمل کر کے شہزادے کے پاس لوٹ آیا اور اس سے بولا کہ جس محل میں بادشاہ کی بیٹی رہتی ہے وہاں تک میں نے سرنگ بنا دی ہے، تم اس راستے سے جا کر محل میں داخل ہو جاؤ، پھر 40 دنیں چل کر اور 40 کمروں سے گزر کر اوپر دلان میں آ جانا۔ محل کی حسینہ وہیں 40 کنیزوں کے گھیرے میں سونے کے ایک صندوق کے اوپر بیٹھی رہتی ہے۔ نیند آنے لگتی ہے تو وہ صندوق کا ڈھکن کھول کر اس کے اندر لیٹ جاتی ہے۔ تم پہلے صندوق کے اندر دیکھ لینا کہ شہزادی کی آنکھیں بند ہے یا کھلی ہے۔ آنکھیں کھولے سو رہی ہو تو صندوق کو اٹھا کر چل دینا، اور لیکن اس کی آنکھیں بند ہو تو رہنے دینا۔ لنگور نے جیسا کہا تھا ویسے ہی شہزادہ محل میں داخل ہو کر اوپر کے دلان تک پہنچ گیا۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو شہزادی صندوق کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس 40 کنیزیں موجود تھیں۔ شہزادی اتنی حسین تھی کہ جو کوئی اس کو دیکھتا اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی صندوق کے اندر لیٹ گئی۔ کنیزیں بھی صندوق کے ارد گرد سو گئی۔ تب شہزادی نے دبے پاؤں جا کر صندوق کے اندر دیکھا۔ شہزادی کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ دیکھ کر شہزادی کو چپکے سے کھسک جانا چاہیے تھا، لیکن شہزادی کا حسن و جمال دیکھتے ہی وہ بے قابو ہو گیا اور لنگور کی نصیحت کو بھول کر شہزادی کے اوپر چڑھتے ہوئے اسے چومنا چاہا۔ اس کی سانسوں کی ہدایت سے شہزادی کے چہرے پر بادل چھا گئے اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ شہزادی کو دیکھتے ہی اس نے چیخ کر پوچھا، کون ہو تم؟ تمہیں کیا چاہیے؟ شہزادی کی چیخ سن کر کنیزیں جاگ گئی۔ انہوں نے شہزادی کو پکڑ لیا اور اسے کس کر اسے بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن اس کے وزیر نے کہا، جہاں پناہ، اگر ہم نے اسے قتل کر دیا تو صبح ہوتے ہوتے یہ خبر سارے شہر میں پھیل جائے گی، پھر ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہتر ہوگا آپ اسے کوئی مشکل سا کام بتا دیجیے۔ وزیر کی بات سے بادشاہ راضی ہو گیا اور اس نے شہزادے سے کہا، میں نے سنا ہے کہ یہاں سے 9 مہینوں کی دوری پر بحر کرزم واقع ہے اور اس کے بیچوں بیچ الماس کا جزیرہ ہے۔ وہاں زرکی نام کا ایک جادوگر رہتا ہے جس کے پاس کالی عوابیم نام کا ایک گھوڑا ہے۔ وہ گھوڑا 1 مہینے کا راستہ پلک جھپکتے ہی طے کر لیتا ہے۔ تم گھوڑا لا کر مجھے دو اور میری بیٹی کو لے جاؤ۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ لنگور کے پاس لوٹ آیا اور 8 آنسو روتے ہوئے سارا قصہ اس کو سنا دیا۔ لنگور نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادے تم پریشان مت ہو، قسمت نے ساتھ دیا تو یہ گھوڑا تمہیں لا دوں گا۔ وہ دونوں پھر چل پڑے اور صحراؤں، بیابان اور پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے چلتے گئے۔ بالآخر پھر ایک بے پناہ سمندر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ اداس ہو گیا۔ اس نے لنگور سے کہا، اب ہم اسے کیسے پار کریں گے؟ کہیں ڈوب کر مر ہی نہ جائیں۔
लंगूर ने शहजादे को तसल्ली दी। हर काम में दिल मजबूत कर लग जाना चाहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर लंगूर समुंदर के नीचे एक सुरंग खोदने लगा। 40 दिन बीते, 40 रातें गुजरी तो वो अपना काम मुकम्मल कर वापस आया और शहजादे से बोला। शहजादे साहब, मैंने घोड़े के अगले टांगों के नीचे ज़मीन के अंदर एक गुफा का रास्ता बना दिया है। सुरंग के इस सिरे पर पहुंचकर सुराख से अपना सर बाहर निकालना। तुम्हें देखकर घोड़ा दुम हिलाने लगेगा। ये सुनकर जादूगर अपने बिस्तर से उठकर घोड़े के पास आएगा और उसे एक कोड़ा मारकर वापस चला जाएगा। उसके जाने के बाद तुम वो दोबारा सुराख से अपना सर निकालना, घोड़ा फिर हिनहिनाने लगेगा। फिर जादूगर आकर इसे एक और कोड़ा मारकर चला जाएगा। उसके बाद तुम आहिस्ता से बाहर निकल आना और इससे पहले कि घोड़ा हिनहिनाने लगे तुम उसका मुंह किशमिशों वाले इस मुंह थैले में ठूस देना। उसके बाद तुम आहिस्ता से बाहर निकल आना और इससे पहले कि घोड़ा हिनहिनाने लगे तुम उसका मुंह किशमिशों वाले इस थैले में ठूस देना और इससे कहना कि सद अफसोस कारा, तुम कब तक इस जालिम के हाथों मार पीट खाते रहोगे। ये कहकर फुर्ती से घोड़े को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाना। लगाम की फिक्र ना करना, जल्दी से वहाँ से खिसक लेना। लंगूर की बातें जहन नशीन करके शहजादा ज़मीन के वही रास्ते से रवाना हो गया और सुरंग के उस सिरे तक पहुंचकर सुराख से अपना सर बाहर निकाला। आहट पाकर घोड़े ने अपने कान खड़े कर लिए, दुम ऊपर उठा ली और बेचैन होकर नाचने लगा। फिर इसने शहजादे को देख लिया और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। जादूगर आ गया। आते ही जादूगर ये कहते होकर घोड़े पर टूट पड़ा, लानत हो तुझ पर, जलील कहीं के। यहाँ कौन सा इंसान आ सकता है जिसकी तू भू पा रहा है। यहाँ तो इंसान चले तो पाँव जले, परिंदा उड़े तो पर जले। ये कहते हुए जादूगर ने घोड़े के पीठ पर एक कोड़ा खींच कर मारा और वापस चला गया। जादूगर के चले जाने के बाद शहजादे ने दोबारा अपना सर बाहर निकाला। घोड़ा फिर हिनहिनाने लगा। जादूगर वापस आया और घोड़े पर बरस पड़ा। अरे तुझे मौत आए, आखिर किस इंसान की बू पा गया है तू। कहाँ है वो इंसान, चाहे आसमान पर है या ज़मीन के नीचे, वो मुझसे बच नहीं सकता। पकड़कर उसे कच्चा खा जाऊंगा। जादूगर घोड़े को एक कोड़ा रसीद कर चला गया। तब शहजादा उचक कर ऊपर चढ़ आया और जल्दी से आकर किशमिश का थैला घोड़े के सर से लटका दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे यार, तुम कब तक इस जादूगर के जुल्म सहते रहोगे, कब तक इसकी मार खाते रहोगे। ये कहते हुए शहजादा उचक कर घोड़े पर चढ़ गया और उसे एड़ लगाई। घोड़ा ने अपने सर को झटका दिया और रियाल को फड़फड़ाया। उसके दोनों पर निकल आए और वो किसी जीन के मानिक आसमान पर उड़ पड़ा। उसके जुल्म के नीचे से एक बिजली सी कौंधी जो जाकर जादूगर के माथे पर लगी और वो जाग उठा। जादूगर रुक जा चिल्लाता हुआ अपने दोनों हाथ फैलाए घोड़े के पीछे दौड़ा। घोड़ा समुंदर की तरफ उड़ने लगा। जादूगर उसके बहुत करीब पहुंच गया। उसके दुम को पकड़ने ही वाला था कि घोड़े ने अपनी पिछली टांगें जोर से झटक कर जादूगर के मुंह पर ज़बरदस्त मारी। उसका मुंह सड़े गले पुराने कपड़े की तरह फट गया। वो समुंदर के पानी में गिर पड़ा और डूब गया। 9 महीने का रास्ता घोड़े ने 9 दिनों के अंदर तय कर लिया। अचानक शहजादे ने देखा कि सामने संदूक के अंदर संदूक वाली शहजादी का शहर है और शहर के दरवाजे के सामने लंगूर बैठा अखरोट तोड़ कर खा रहा है। अब क्या करेंगे, लंगूर ने शहजादे से पूछा। शहजादे ने जवाब दिया, अब क्या करना है, घोड़े को देकर इसके एवज़ उस लड़की को ले लेंगे। अरे तुम भी क्या बातें करते हो, भला ऐसे घोड़े को कैसे दे दें। एक बात सुनो, मैं एक कलाबाजी का कर घोड़ा बन जाऊंगा। तुम दोनों घोड़े को लेकर बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि इन घोड़ों में से किसी एक को चुन लो, बादशाह मुझे चुन लेगा। लंगूर कलाबाजी करके एक घोड़ा बन गया, एक ऐसा घोड़ा जिसके आगे काला घोड़ा एक गधी से भी कम गुजरन लगता था। शहजादा दोनों घोड़ों को लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह अपने महल में बैठा हुआ था
खिड़की से 2 काले रंग के बेहद खूबसूरत चमकीले घोड़े को देखकर इसने अपने वजीर से कहा कि इस आदमी को बुलाओ, उसके घोड़े हमें बहुत पसंद आ गए, अगर ये बेचे तो हम खरीद लें। शहजादे को बादशाह ने पास बुलाया। तुम्हारे घोड़ों की क्या दाम है? बादशाह ने शहजादे से पूछा। मैं इनको नहीं बेचूंगा, शहजादे ने जवाब दिया। इनमें से एक घोड़ा मैं आपको आपकी बेटी के एवज़ में दे दूंगा। बादशाह बोला, अरे बेवकूफ़, कहीं घोड़े के एवज़ में लड़की दी जाती है? तब शहजादा बोला, ऐसा लगता है कि आप अपना किया हुआ वादा भूल गए हैं। आपने तो कहा था ना कि काला घोड़ा को ला कर दो तो मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा। बादशाह लाजवाब हो गया और इसने अपने वज़ीर से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। वज़ीर बोला, मर्द आदमी को कोई बात कहकर उसे मुनतर नहीं होना चाहिए, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। बादशाह ने शहजादे से कहा, हम दोनों घोड़े को लेंगे, एक का दाम सोने से चुकाएंगे और दूसरे को एवज़ में हम अपनी बेटी तुमको दे देंगे। आप अपनी बेटी को देकर इन घोड़ों में से किसी एक को ले लीजिए, दूसरा मेरे पास ही रहेगा और आपकी बेटी उस पर सवारी किया करेगी। बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा, इन घोड़ों में से कौन सा घोड़ा ज़्यादा अच्छा है? वज़ीर ने काला को पसंद किया, लेकिन बादशाह को लंगूर घोड़ा ज़्यादा पसंद आया। चुनांचे इसने लंगूर घोड़े को लेकर इसके एवज़ में अपनी बेटी को बना संदूक जिसमें वो सोया करती थी शहजादी को दे दिया। लंगूर घोड़े को किसी तरह अस्तबल में तो ले आया गया, लेकिन इसने किसी तरह अपने आप को बांधने न दिया। वो दोनों कान खड़े किए, दुम उठाए, अपनी बात छुपाता और नज़दीक आने वाले को पाँव से मारता और काटने की कोशिश करता रहता। अपनी बात छुपाता और नज़दीक आने वाले को टांगों से मारता और काटने की कोशिश करता रहता। चुनांचा इसको अस्तबल के अंदर यूं ही खुला छोड़कर दरवाजे पर बाहर से आदमी के सर जितना बड़ा ताला लगा दिया गया। अस्तबल की छत पर 40 पहरेदार खड़े कर दिए गए। खुद बादशाह इसके पास अपना घोड़ा रखवाकर रात को वहीं सोता, लेकिन रात को घोड़ा फिर से लंगूर की शक्ल इख्तियार कर ली। वो दीवार की एक दरार से बाहर आ गया और भाग खड़ा हुआ। सुबह हुई तो बादशाह ने रोशनदान से इस अस्तबल के अंदर झाँका और भाग खड़ा हुआ। सुबह हुई तो बादशाह ने रोशनदान से अस्तबल के अंदर झाँका तो देखा कि घोड़ा गायब है। वो इधर उधर दौड़ने और शोर मचाने लगा। वज़ीर दौड़ा हुआ आया और बादशाह को तसल्लियाँ देने लगा। काला घोड़ा जादूगर का घोड़ा था और जादू का हुक्म अच्छी बुरे सभी लोगों पर चलता है। शायद जादूगर अपने घोड़े को वापस ले गया है। इसी घोड़े के लालच में आज तक कितने ही बादशाहों के सर कट चुके हैं। आप परेशान ना हो, ये गनीमत है कि जादूगर ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और ये बात भी है कि आपकी बेटी एक बादशाह की मलिका बनने वाली है और ये घोड़ा एक घोड़ा उसके पास भी है। शहजादा संदूक के साथ शहजादी को लेकर साहिब बाग के पास पहुंचा, जहां बुलबुलें खुशनुमा पिंजरे में बंद रहती थी। आकर शहजादे ने देखा कि लंगूर बाग की दीवार के नीचे बैठा अखरोट तोड़कर खा रहा था। अब क्या करेंगे? लंगूर ने शहजादे से पूछा। करना क्या है? शहजादे ने जवाब दिया, बस अब लड़की को देकर बुलबुले खुशनुमा को ले लेंगे और घर चलेंगे। बुलबुले खुशनुमा को ले लेंगे और घर चलेंगे। लंगूर बोला, अरे नादान, एक परिंदे के एवज़ में लड़की को कैसे दिया जाए? मुनासिब यही है कि मैं कलाबाजी खाकर लड़की बन जाऊं, ऐसी लड़की जिसके सामने ये शहजादी 90 साल की बुढ़िया से भी गई गुजरी लगेगी। तुम हम दोनों को बादशाह के पास ले जाना, बादशाह मुझे चुन लेगा। क्यों ना मैं अकेले ही तुमको बादशाह के पास ले जाऊं? शहजादे ने कहा। लंगूर बोला, नहीं, ऐसा मत करो, ईमानदारी से काम लेना चाहिए। बादशाह खुद पसंद कर ले तो अच्छा है, बाद में उसे पछताना न पड़े। चुनांचा लंगूर एक बेहद हसीन लड़की बन गया। शहजादा दोनों लड़कियों को लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचा। बादशाह ने खिड़की से देखा और इसे खिदमतदार से बोला कि दरवाजे पर जो भिखारी खड़ा है उसको कुछ दे दो। लेकिन वज़ीर बोला, वो नौजवान कोई भिखारी नहीं, ये तो वही शहजादा है
جس کو آپ نے حسین شہزادی کو لے آنے کے لیے دور دیش میں بھیجا تھا۔ بادشاہ نے شہزادی کو اندر بلایا اور پوچھا، اچھا تو بتاؤ، تم ہمارا بتایا ہوا کام کر آئے؟ جی ہاں حضور، کر آیا ہوں، شہزادے نے جواب دیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ شہزادہ بولا، آپ نے ایک لڑکی لانے کے لیے کہا تھا، میں 2 لڑکیاں لے آیا ہوں، ان میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے وہ لے لیجئے، دوسری میرے پاس رہے گی۔ دونوں صندوقوں کو کھولا گیا، دونوں لڑکیاں ایک ساتھ نکلی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کا حسن دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، ان میں سے کس کو لیا جائے؟ وزیر نے شہزادی کی طرف اشارہ کیا، لیکن بادشاہ کو وہ لڑکی زیادہ پسند آئی جو اصل میں لنگور تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی کو لے لیا اور اس کے عوض میں بلبل خوشنما کو شہزادے کے حوالے کر دیا۔ شہزادہ شہر سے باہر نکل آیا، وہ گھوڑے کارا پر سوار ہو گیا اور اپنے ایک گھٹنے پر شہزادی والے صندوق کو اور دوسرے گھٹنے پر بلبل خوشنما والے پنجرے کو رکھ کر گھوڑے کو اڑاتا ہوا اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے لنگور شہزادی سے شادی رچائی۔ یہ دھوم دھام عروج پر تھی کہ لنگور چپکے سے اٹھا، اپنی اصل شکل اختیار کر کے دیوار کی ایک سوراخ سے باہر آیا اور 9-2-11 ہو گیا، اور دوسری طرف شہزادہ اپنے گھوڑے کو اڑاتا ہوا اپنے مقام تک پہنچا، جہاں چنار کا ایک بڑا سا درخت تھا۔ یہاں پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لنگور پہلے سے چنار کے نیچے بیٹھا دانتوں سے اخروٹ توڑ کر کھا رہا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ لنگور نے پوچھا۔ اب میں اپنے گھر چلا جاؤں؟ شہزادے نے جواب دیا۔ لنگور بولا، نہیں، پہلے تم میرے گھر چلو، 2-4 روز میرے یہاں مہمان رہو، پھر اپنے گھر چلے جانا۔ تمہارا گھر تو کسی پہاڑ یا کوئی تنو تاریک سے ہوگا، میں اس سوراخ میں گھس بھی پاؤں گا یا نہیں؟ شہزادے نے جواب میں کہا۔ لنگور نے ہنس کر کہا، ارے ابھی تک تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ شہزادہ لنگور کے ساتھ ہو لیا۔ وہ ایک پہاڑ کو پار کر ایک بڑے پھٹک کے سامنے جا رکے، جس پر بہت ہی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور سونے کے کڑے لگے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوئے تو شہزادے نے دیکھا کہ ایک نہایت عمدہ باغ ہے، چاروں طرف رنگ برنگے خوشنما گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ کے چاروں کونوں پہ 4 مکان ہیں جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک میں 40 کمرے ہیں۔ ہر کمرے میں 9 عمر پریاں بیٹھی لکھنے پڑھنے میں مصروف ہے۔ لنگور نے ایک کلا بازی کھائی، وہ ایک نہایت خوبصورت پری بن گیا، ایسی خوبصورت لڑکی کہ شاید ہی کسی ماں نے جنم دیا ہو۔ شہزادہ 3 دن تک پری کے یہاں مہمان رہا۔ چوتھے دن وہ جانے لگا تو پری نے اپنی چوٹی سے ایک بال توڑ کر اسے دے دیا اور بولی، جب کبھی تمہیں کوئی مشکل کا سامنا ہو جائے تو اس بال کے ایک سرے کو جلا دینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے پری سے پوچھا، تم نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، میری برابر مدد کرتی رہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تب پری نے بتایا، جس دن تم سے میری ملاقات ہوئی اس سے بہت دن پہلے ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ جو مجھ پر یہ کھلا تھا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے ایک ملک ہے جس کا بادشاہ بہت ہی ظالم ہے، وہ اپنی رعایا کو بھوکے مار کر ہیرے جواہرات کا ایک درخت بنوا رہا ہے۔ جب یہ درخت بن کر تیار ہو جائے گا تو ایک دن اسی درخت کی خاطر وہ سارے شہر کو مٹانے پر تل جائے گا۔ اس بادشاہ کے 3 بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا سوچے گا کہ اس درخت کی وجہ سے باپ نے سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ بہت ہی بدترین بات ہوگی، اور یہ ارادہ کر لے گا کہ میں اس پرندے کو ضرور پکڑ کر لاؤں گا جو اس درخت کی پتیاں چرا کر لے جایا کرتا ہے۔ جب مجھ پر یہ راز کھلا تو میں نے سوچا کہ یہ نوجوان غریبوں کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں کس طرح یہاں تخت پر بیٹھی خوشیاں مناتی۔ چنانچہ میں ساتھ ساتھ تمہیں تلاش کرتی رہی، آخر کار تم مجھے مل گئے۔ شہزادے نے پری کا شکریہ ادا کیا اور اسے الوداع کہہ کر شہزادی کو ساتھ لیے اور بلبل خوشنما والے پنجرے کو اٹھائے اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہزادہ اس مقام پر پہنچا جہاں وہ اپنے بھائیوں سے جدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اور سوچنے لگا کہ میرے بھائی اب کہاں ہوں گے، کیوں نہ میں انہیں بھی تلاش کر لوں۔ یہ طے کر کر وہ ایک راہ کی طرف چلا
लड़की और परिंदे वाले पिंजरे को एसहार की तरफ छोड़कर वो खुद उस रास्ते पर चल लिया जिस पर उसका बड़ा भाई गया था। चलते चलते वो एक शहर में पहुंचा। एक चाय खाने में इसने देखा कि इसका बड़ा भाई ताकू की खिदमतें करता फिर रहा था। शहजादे ने घोड़े पर ही बैठे बैठे चाय खाने के मालिक से पुकार कर कहा, अरे चाय खाने वाले, ज़रा अपने इस नौकर से मेरे लिए खाना और चाय सामने वाली कारवां पर रखवा दें। चाय खाने के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, ये ले साले, इस सामने के कारवां सराय में दे आ। देख ज़रा संभल कर जा, कहीं गिरा ना देना। ये कहते हुए इसने नौजवान के गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया। खाना लेकर वो अपने छोटे भाई के पास आया और छोटे भाई ने उससे कहा, आइए बैठ जाइए और ये खाना आप खुद खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मालिक नाराज़ हो जाएगा, बड़े भाई ने कहा। छोटे भाई ने इजरा और बोला, डरिए मत, वो नाराज़ नहीं होगा। बड़ा भाई बैठ गया और खाने लगा। जब वो खा चुका तो भाई ने उससे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चाय खाने में नौकर हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ और मैं यहीं पैदा हुआ था, बड़े भाई ने जवाब दिया। छोटा भाई बोला, मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहचान लिया है। आप सच बता देंगे तो मैं आपको आपके वतन वापस पहुंचा दूंगा। बड़ा भाई रो पड़ा और अपनी आप बीती शुरू से आखिरी तक सुना दी। तब छोटे भाई ने पूछा, तो आप अपने छोटे भाई को देखिए तो क्या उसे पहचान ले? हाँ, पहचान लूँगा, उसने जवाब दिया। कैसे पहचान लेंगे? छोटे भाई ने पूछा। बड़ा भाई बोला, उसकी एक निशानी है। ये उन दिनों की बात है जब हम अभी छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी में जा रहा था तो छोटा भाई जिद करने लगा, मुझे भी साथ ले चले। पीछे दौड़ने लगा। घोड़े ने उसे दरट्टी मार दी। उसके बाएं कान पर उसका निशान बाकी रह गया। आपने उस बेचारे को तसल्ली दी होती, घोड़े पर बैठाकर शेर करा दी होती, आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? छोटे भाई ने पूछा। वो मुझे एक आंख नहीं भाता था, बस इसीलिए ऐसा नहीं किया, बड़े भाई ने जवाब दिया। आपके छोटे भाई की जो निशानी है वो उससे मिलती जुलती तो नहीं है? ये कहते हुए छोटे भाई ने अपना बायां कांधा खोलकर दिखाया। बड़ा भाई इसके कदमों पर गिर पड़ा और सिसक सिसक कर रोने लगा। छोटे भाई ने उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और फिर उसे अपने बड़े भाई को लेकर बाजार गया। उसको अच्छे अच्छे कपड़े और एक घोड़ा खरीद दिया। उसके बाद ये दोनों मंझले भाई की तलाश में निकले। पुलाव बेचने वाले की दुकान में मंझले भाई का वही हाल था जो सालन बेचने वाले यहाँ बड़े भाई के यहाँ था। छोटे भाई ने मंझले भाई को भी अच्छा सा लिबास और घोड़ा खरीद दिया। वो तीनों भाई एक साथ अपने वतन की तरफ रवाना हो गए। छोटा शहजादा अपने बाप के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लिए जा रहा था। बड़े और मंझले भाइयों ने तोहफों को देखा तो मारे हसद के अपना चैन और आराम खो बैठे। छोटे भाई ने इन पर जो जो एहसान किए थे वो सब इन्होंने भुला दिए और दोनों मिलकर छोटे भाई को मार डालने का मंसूबा बनाने लगे। लेकिन संदूक में लेटी हुई लड़की ने इनकी बातें सुन ली और शाम को ये लोग रात बसर करने के लिए एक नदी के किनारे रुके तो लड़की ने छुपकर शहजादे को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ साजिश किए बैठे हैं, वो तुमको मार डालना चाहते हैं, तुम कहीं छुप जाओ। रात हो गई। बड़े और मंझले भाई दोनों सोने लेटे। छोटा भाई थोड़ी देर तक लेटा रहा और जब इसके दोनों भाई सो गए तो वो चुपके से उठा। इसने अपने गरीब पर बहुत से मिट्टी डालकर इसे एक चादर से ढक दिया और ख़ुद एक तरफ छुप गया। दोनों सुबह के करीब दोनों भाई छोटे भाई के करीब आए और उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। वो ये काम कर कर लौट रहे थे कि अचानक पानी में चप करने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो छोटा भाई किनारे पर बैठा हुआ हाथ धो रहा था। अपनी साजिश को नाकाम होते देखकर उनको बहुत दुख हुआ। वो फौरन अपने घोड़े पर सवार हुए और छोटे भाई को वहीं छोड़कर बड़ी तेज़ी से आगे चले गए। वो थोड़ी देर जाकर एक टीले पर रुक गए। यहाँ इन्होंने एक जगह रेत में एक बड़ी सी तलवार को सीधा गाड़ दिया और उसके पास बैठकर खुद को कमर तक रेत से ढक लिया। छोटा भाई वहाँ पहुँचा तो इसने अपने भाइयों को इस हालत में देखकर पूछा,
آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ریت میں کیوں گاڑ لیا ہے؟ تاکہ کمر اور ٹانگیں درد سے بچی رہے، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ اور تم کو ریت میں گاڑ دیں، تمہاری ٹانگیں بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ چھوٹا شہزادہ گھوڑے سے اترا۔ بڑے بھائیوں نے اسے بھی کمر تک ریت میں گاڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد تپتی ریت سے اس کی ٹانگیں جلنے لگی۔ اس نے تڑپ کر کہا، بھائی میری ٹانگیں جل گئی۔ بڑے بھائیوں نے مشورہ دیا، تم ذرا اپنی ٹانگیں ہلاؤ، ریت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چھوٹے شہزادے نے اپنی ٹانگیں ہلائی تو گڑی ہوئی تلوار سے اس کی دونوں بڑے بھائی نے اس کی دونوں آنکھیں نکال لی، اس کو وہیں چھوڑا۔ لڑکی پرندے اور گھوڑے کو لے کر چلے گئے۔ چلتے چلتے بڑا اور منجلا شہزادہ دونوں اپنے شہر پہنچ گئے اور جو کچھ لائے تھے وہ سب اپنے باپ کو دے دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے لڑکی کو اپنے بڑے بیٹے کی دلہن قرار دے دیا اور حرم میں اس کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ 40 کنیزیں اس کی خدمت اور حفاظت کرنے لگیں۔ گھوڑے کارا کو بادشاہ نے اپنے استبل میں بندھوا دیا اور بلبل خوشنما کے پنجرے کو ہیرے جواہرات کے درخت سے لٹکا دیا۔ بلبل خوشنما اپنا سر پیروں میں چھپائے خاموش بیٹھی رہی، چہچہانے کا نام نہ لیا۔ گھوڑا کسی کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دیتا تھا۔ کوئی سامنے سے آتا تو اس کو کاٹتا اور کوئی پیچھے سے آتا تو اس کو 2 لتیاں مارتا۔ لڑکی 40 کنیزوں سے گھری ہوئی دن رات برابر اپنے سے صندوق میں لیٹی رہتی تھی، سر تک نہیں اٹھاتی تھی۔ اور دوسری طرف 3 دن اور 3 راتیں گزرنے پر چھوٹا شہزادہ ہوش میں آیا۔ اسے پری کا دیا ہوا بال یاد آیا۔ اس نے اس بال کو جلایا۔ پلک جھپکتے ہی وہ پری اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنے تخت پر موجود ہوئی۔ آتے ہی اس نے شہزادے سے پوچھا، اے آدم زاد، تمہیں کس نے نقصان پہنچایا ہے؟ چھوٹے شہزادے نے سارا حال اسے سنا دیا۔ تب پری نے اسے اپنے تخت پر لٹایا اور اپنے کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو میرے باغ کے پاس لے جائیں۔ اس نے اپنی کنیزوں کو اپنے باپ کے نام ایک خط بھی دیا، جس میں اس نے لکھا کہ والد محترم، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس آدم زاد کو زندگی کے سمندر میں نہلا کر ہماری روایتی طریقوں سے اس کا علاج کریں اور 40 دنوں کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے تو واپس میرے پاس بھجوا دیں۔ یہ مجھے میرے سگے بھائی کی طرح عزیز ہے۔ پریوں نے چھوٹے شہزادے کو دنیا کے اس سرے پہ واقع ملکہ کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ 40 دن کے اندر اندر شہزادہ بالکل تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بن گیا۔ پریاں اس کو تخت پر بیٹھا کر واپس ملکہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں کی ملکہ نے شہزادے سے کہا، میں تم کو اس حالت میں تمہارے باپ کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ تمہارا حلیہ کسی اجنبی فقیر کی طرح ہو جائے تو اب میں تمہیں خود وہاں لے جاؤں گی۔ وہاں پہنچنے پر اگر معلوم ہوا کہ تمہارے باپ نے لڑکی کی شادی تمہارے بڑے بھائی سے کر دی ہے اور اس کو اپنی جگہ شاہی تخت پر بیٹھا دیا ہے تو ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے، باہر سے ہی واپس چلے آئیں گے۔ اگر یہ سب ابھی نہیں ہو پایا تو میں اس لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ 3 مہینے تک پری نے چھوٹے شہزادے کو وہاں روکے رکھا۔ اس عرصے میں شہزادے کے سر کے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ اس کی پیشانی کو ڈھانک لیا، اس کے ناخن بھی بڑھ گئے۔ تب پری نے چھوٹے شہزادے کو پھر اپنے تخت پر بیٹھایا اور دونوں شہزادے کے وطن کی طرف چل پڑے۔ پری نے تخت کو شہر کے باہر چھوڑ دیا اور چھوٹے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر محل کو لے چلی۔ جب وہ محل میں آئے تو بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا اپنے وزیر سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بہت اداس ہو کر کہہ رہا تھا، میں کتنے مہینوں سے فکر اور پریشانی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ پرندہ جب سے آیا ہے کبھی ایک بار بھی نہیں بولا، آج تک گھوڑا ایک بار بھی نہیں ہلہلایا اور لڑکی ہے کہ کچھ کھانے پینے کا نام نہیں لیتی۔ یہ کہتے کہتے اچانک اس نے دیکھا کہ نوجوان بھکاری صحن میں کھڑا ہے۔ اس نے نوجوان کو پکارا، ادھر آؤ۔ چھوٹے شہزادے نے نظریں اٹھائی تو دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی باپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ جیسے ہی شہزادے نے تخت کی طرف قدم اٹھایا، بلبل خوشنما اس طرح سے چہچہا اٹھی کہ سننے والوں کے دل موم کی طرح پگھل گئے۔ شہزادے نے ایک قدم اور اٹھایا تو گھوڑا کارا استبل میں زور زور سے ہنہنانے لگا۔ شہزادے نے تیسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ لڑکی صندوق سے باہر آ گئی
اور اپنے ہاتھوں میں زرین ساز لے کر 40 کنیزوں کے درمیان گانا بجانا اور ناچنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کھلکھلا اٹھا۔ اس نے چھوٹے شہزادے سے کہا، اے اجنبی فقیر، تم ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تستری بھر اشرفیاں چھوٹے شہزادے کے اوپر اچھال دی۔ تب شہزادہ بولا، میں کوئی اجنبی فقیر نہیں ہوں، آپ ذرا بلبل خوشنما سے پوچھیے، وہ ساری باتیں آپ کو بتا دے گی۔ ارے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چڑیا بولے؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ اتنے میں اچانک بلبل خوشنما انسانوں کی طرح بول پڑی اور اس نے بادشاہ کو سارا قصہ شروع سے آخر تک سنا دیا۔ یہ قصہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ یہ معلوم ہونے پر کہ شہر پر تباہی سے کس نے بچایا ہے، شہر کے تمام باشندے چھوٹے شہزادے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے ساتھ شہر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ صندوق والی حسین شہزادی سے چھوٹے شہزادے کی شادی ہوئی۔ 40 دنوں تک سارے شہر میں خوشیاں منائی گئی اور شادی کی دعوتیں کھائی گئی۔ جب یہ سب ہو چکا تو پری اپنے ملک میں واپس چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے اپنے سر کا ایک بال توڑ کر چھوٹے شہزادے کو دیا اور بولی، جب کبھی تمہیں مجھے دیکھنے کی خواہش ہو اس بال کو جلا دینا، بس میں فوراً آج حاضر ہو جاؤں گی۔ اس طرح عوام بادشاہ کے جبر ظلم سے چھٹکارا پا گئے اور چھوٹے شہزادے کی آرزو پوری ہو گئی۔